नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और आप देखने वाली है खास पेशकश यूपी, बिहार, बंगाल 24 में करेगा कमाल। जी हां, ये 3 राज्य, करीब 40 करोड़ मतदाता और कुल 162 लोकसभा सीटें। जरा सोचिए, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये जिस भी पार्टी की तरफ थोड़ा सा भी झुक जाए तो देश में उसी की सरकार बनना तय समझिए। हम बात कर रहे हैं देश के 3 बड़े सूबों यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की। देश की सियासत में ये सूबे कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यहां की करीब 72% सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का कब्जा रहा और मोदी की अगुवाई में दोनों बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही कहानी फिर दोहराई जाने वाली है या इस बार खेल बदलने वाला है? यूपी हिंदुस्तान का एक साधारण सूबा नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति की वो रणभूमि है जिसकी जमीन में मजबूती से जमे बगैर सियासत के सूरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तभी तो पिछले 75 सालों में यह सियासत की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी है कि लाल किले तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ लखनऊ से होकर ही गुजरता है। यूपी जिस ओर मुड़ जाए सत्ता उसी की झोली में गिर जाए, यूपी जिस पर मुहर लगा ले उसकी सरकार बन जाए और यूपी जिसे बुला ले वो प्रधानमंत्री बन जाए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तभी तो लोकसभा चुनावों में अभी करीब करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां अभी से ही यूपी के मतदाताओं का मन जीतने की कोशिश में दिन रात जुट गए। तैयारी सबकी जोरदार है, मगर बीजेपी फिलहाल इन सब में सबसे आगे दिखाई दे रही है। हमारी रणनीति गुड गवर्नेंस है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। यहां पर आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद कुछ ऐसा लगता है, मतलब हम लोग तो दिल्ली में भी रहते हैं, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो लगता है जैसे युग बदल गया है पिछले 7 वर्षों में। तो मुझे लगता है कि जिस विकास के पथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सदी में यदि भारत का अभ्युदय होना है तो शायद नरेंद्र मोदी जी को ही नियति ने उसके लिए चुना है। बीजेपी के पास राम मंदिर और ध्रुवीकरण वाले एजेंडे सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान, किसान। जिस तरीके से जीडीपी का बंटाधार हुआ है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की हर सेक्टर में इस सरकार ने चौपट कर दिया है, उन सारे मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी और उनके घटक दल 2024 के चुनाव में जाएंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर उसी पुराने फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जैसे वो पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में उतरी। हार्ड हिंदुत्व के साथ मोदी और योगी के चेहरे की बदौलत ही वो साल 2019 में 2014 वाला करिश्मा दोहराने में कामयाब रही। तब बीजेपी को यूपी की 80 सीटों में 62 पर जीत मिली थी। बीजेपी के सहयोगी अपना दल भी 2 सीटों पर जीत का परचम फहराने में कामयाब रही। बीएसपी को 10 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी 5 और कांग्रेस महज 1 सीट तक सिमट गई। साल 2024 से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश भी करेगी। साथ ही साथ मोदी और योगी के चेहरे और हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ते हुए वो साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत को दोहराने की पूरी कोशिश भी करेगी। और अगर ऐसा होता है तो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब सवाल है कि यूपी में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों की रणनीति आखिर क्या होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर
अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की चुनौती देनी है तो समग्र विपक्षी दलों को एक होना होगा। नीतीश कुमार की पटना रैली से एक कवायद शुरू हो रही है, उस बात की चर्चा है कि हर जगह अपोजिशन से खाली एक बड़ी पार्टी कैंडिडेट होगा। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला भाजपा का किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात नहीं हैं। यहाँ अखिलेश अलग हैं, मायावती अलग हैं, छोटे दल अलग हैं, कोई इतना बड़ा अलायंस होने के चांस नहीं है। यहाँ पे अपोजिशन की स्थिति अगर देखी जाए तो एक तरीके से अगर यूनाइटेड अपोजिशन यहाँ होता है तो तब तो वो बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है, लेकिन अगर विपक्ष यूनाइट नहीं होता है तो जो बीजेपी के खिलाफ के मतदाता हैं क्या वो उसी तरह गोलबंद होंगे जैसे विधानसभा चुनाव में गोलबंद होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हुए थे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी गोलबंदी में विपक्ष के जो मत हैं उनकी गोलबंदी में वो चुनौती दे सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि जनता बसपा की तरफ भी देखेगी, कांग्रेस की तरफ भी देखेगी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ भी देखेगी, अगर वो किसी गठबंधन से नहीं लड़ते हैं तो एक भिन्न स्थिति होगी। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से अकेले दो हाथ करना फिलहाल यूपी में अकेले किसी सियासी पार्टी के बूते की बात नजर नहीं आ रही। महागठबंधन को इसके काट अगड़े पिछड़े के समीकरण को साधने में नजर आता है। मगर जयंत चौधरी हो या राजभर, कल तक अखिलेश के ये सारे साथी इन दिनों उनसे दूर दूर नजर आ रहे हैं। हमारी तो पहली प्राथमिकता अखिलेश जी मायावती जी से बात कर लें। अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे जयंत जी को लेकर जिस दिन आने का ऐलान करें, हमको 2 घंटा पहले बता दें कि आपको भी इसमें आना है। 2 घंटे बाद समय दें, वो हम समय से पहले पहुंच करके उस मंच पे पहले दिखाई देंगे। अखिलेश भी जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते, इसीलिए वो ऐलान कर चुके हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। मगर सत्ता में आने की संभावना को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वो जल्द से जल्द अपने सहयोगियों को एकजुट करें। 2024 के लिए विपक्ष का मकसद बिल्कुल साफ है। अब महागठबंधन यात्रा की पटकथा लिखे जाने की बारी है, जिसके लिए बिहार की राजधानी पटना में बड़ी तैयारी हो रही है। 23 जून को पटना में महागठबंधन के नेताओं की पहली बैठक होगी। नीतीश के अगुवाई में होने वाली इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय हो जाएगी। मगर नीतीश के लिए दिल्ली के दरवाजे तभी खुलेंगे जब बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में उनकी झोली सीटों से भर देगी। लखनऊ की तरह दिल्ली की सत्ता का रास्ता भले पटना से होकर न गुजरता हो, लेकिन इतिहास को जानने वाले ये अच्छी तरह जानते होंगे कि सियासत में बदलाव की बयार हमेशा यहीं की धरती से उठती है। तभी तो महागठबंधन की बैठक से पहले ही जेडीयू ने देश भर की 450 लोकसभा सीटों पर बीजेपी से सीधे मुकाबले की दावेदारी कर सियासत की तपिश बढ़ा दी। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। देश में लगभग 450 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है। इन सीटों पर बीजेपी के विरोध में विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। देश के 450 लोकसभा सीटों पर जो भी हो, मगर कम से कम बिहार के 40 सीटों पर इस बार नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती देने की स्थिति में तो दिखाई दे ही रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार। साल 2005 के बाद से बिहार की सियासत भले जिस भी करवट बदली, मगर नीतीश जिस तरफ रहे सत्ता की चाबी उसी तरफ रही। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार बिहार को भेदना आसान नहीं होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल ऐसे प्रदेश हैं जहां इतनी सीटें हैं कि यहीं से केंद्र में बनने वाली सरकार की दशा और दिशा तय होती है। पिछली बार एनडीए को पूरा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की मुहिम चल रही है और जिस तरह से विपक्ष की सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर बैठ रही है, एक मजबूत गठबंधन तैयार होगा और यही प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार को देश की सत्ता से बेदखल करेगी, क्योंकि देश की जनता ने इनके असली चेहरे को पहचान लिया है। 23 जून को गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के बाद पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जो हवा है वो और तेज हो जाएगी
और भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प में और गति आएगी। जो महाजुटान होगा, विपक्षी दलों के नेताओं का महा ऐलान भी होगा। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी और मजबूत होगी। जिस तरह से हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है बीजेपी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। कर्नाटका चुनाव में उनको, बीजेपी को ये दांव उल्टा पड़ गया। 23 जून को महागठबंधन की पटना में होने वाली बैठक ज्यादा जोगी मठ उजाड़ और मेढकों को तराजू पर तोलने की कवायद है। अब सभी अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कह दे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, काबिल हैं। अब नीतीश कुमार जी देखिए कितने शातिर हैं, लेकिन इनका कोई मंसूबा, दीवा स्वप्न पूरा नहीं होगा। भ्रष्ट आरजेडी की गोद में बैठकर कोई दीवा स्वप्न देखता है प्रधानमंत्री बनने का? यह अपने आप में ही हास्यास्पद और शर्मनाक है। अलग अलग पार्टी के नेता तो अपनी अपनी जीत के दावे करेंगे ही, मगर इतना तो तय है कि यूपी की 80 और बिहार के 40 सीटें मिलकर अगले लोकसभा चुनावों के नतीजों की लकीर खींचेंगी। ये 120 सीटें जिनकी भी झोली में गिरेंगी, दिल्ली की सत्ता पर उसी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। न्यूज़ 24 के लिए लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ पटना से सौरभ कुमार की रिपोर्ट।